हिंद। जून 2022 मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे जून मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। जून पार्ट 1 और पार्ट 2 के करंट अफेयर्स आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं जून मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देखना है, तो नेशनल न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट था वाणिज्य भवन का इनॉग्रेशन, जो कि दिल्ली में बनाया गया है। ये कम्प्लीटली पेपरलेस है और इसे इनॉग्रेट किए हैं श्री नरेंद्र मोदी। इसका टोटल कॉस्ट है 226 करोड़, ठीक है, वाणिज्य भवन। और इसी के अंतर्गत एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। उस पोर्टल का नाम है निर्यात पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रैक। इस पोर्टल से क्या होगा? इस पोर्टल से इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा, वन स्टेप प्लेटफॉर्म, जहां पे नेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये ईयरली बेसिस एनालिसिस की जाएगी। निर्यात पोर्टल वाणिज्य भवन कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही लॉन्च किया गया है। पीएम ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर स्पेस। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड होगा, तो ध्यान रखिए ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड होगा। और ये पहला प्राइवेटाइजेशन सेंटर है जो कि गवर्नमेंट भी इसे देख रही है। तो ये नेशनल सेंटर फॉर स्पेस है, लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज है। इसका नाम है इन स्पेस। देखिए, इन स्पेस के अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप को सर्टिफिकेशन दी जा रही है, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट स्टार्टअप हैं और ये पहले स्टार्टअप हैं जिनको इन स्पेस सर्टिफिकेशन दिया गया है। बेंगलुरु के दिकांत्रा और हैदराबाद के स्टार्टअप ध्रुवा, दोनों को मिला है इन स्पेस सर्टिफिकेशन। ध्रुव और दिगांत्रा क्यों मिला है? क्योंकि इसरो के PSLV C53 से रिलेटेड लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, ठीक है। अभी मन की बात प्रोग्राम, जो कि काफ़ी फेमस प्रोग्राम है, उसमें भी स्टार्टअप कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अच्छा, स्टार्टअप डे कब बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेशनल न्यूज़ में आगे देखते हैं 74 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं राहुल श्रीवास्तव। ये 19 ईयर्स के हैं और तेलंगाना से हैं। ये बने हैं 74 चेस ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, और 73rd थे भारत सुब्रमण्यम। तो 74th कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ बना है? तो देखिए, ये मिरर टेलीस्कोप काफ़ी मायने रखता है और ये स्टैब्लिश किया गया है उत्तराखंड में। ये एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और ये दूसरे टेलीस्कोप से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे, वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसे बनाया किसने है। तो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ने इसे स्टैब्लिश किया है नैनीताल उत्तराखंड में। ये एक इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और इससे क्या होगा? तो ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिससे हम लोग एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस और बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। यानी इंफॉर्मेशन लाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि पहला टेलीस्कोप है जो कि स्टैब्लिश किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। ये टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कैसे डिफरेंट है कन्वेक्शनल टेलीस्कोप से? तो देखिए, कन्वेक्शनल टेलीस्कोप जो होते थे वो मूव करते थे किसी भी डायरेक्शन में, तो मूवेबल होने के कारण विंड वगैरह से क्या होता था, डिस्टर्बेंस होता था और हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन LMT यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि स्टेशनरी है, यानी एक प्लेस पे ही रहेगा, तो इसका मूव होना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें इस टेलीस्कोप से मिल पाएगा। साथ में जो कन्वेक्शनल टेलीस्कोप होते थे वो केवल फिक्स्ड आवर में ही काम करते थे, लेकिन ये जो टेलीस्कोप है ये पूरी रात फोटो खींच सकता है, कैप्चर कर सकता है इमेजेस। तो ये हमारी जानकारी के लिए काफ़ी मायने रखता है। तो इसीलिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कहाँ हुआ है इंडिया में? तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। कौन इसे प्रिसाइड किए थे? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किए थे।
ये इंडिया का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज़ का है। चीफ सेक्रेटरी एक बहुत ही हाई पोस्ट है और जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी ये मीट थी, सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी एक जगह मिले थे। ये 16 और 17 जून को हुआ था धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। गरुड़ा एयरोस्पेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये पहला एयरोस्पेस है जिसने अपना प्लांट मलेशिया में इस्टेब्लिश किया है और ये इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस प्लांट है जो कि मलेशिया में इस्टेब्लिश हो रहा है। गरुड़ा स्पेस काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर थे MS धोनी। गरुड़ा स्पेस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। फर्स्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो पूरी तरह से एयर कंडीशन रेल टर्मिनल बना है बेंगलुरु के। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम और काफ़ी न्यूज़ में था। ये क्या है? तो देखिए, सूर्य नूतन एक सोलर डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया है IOC फरीदाबाद के द्वारा। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसे अनवील किया है, ठीक है। और ये क्या है? तो देखिए, ये एक स्टेशनरी रिचार्जेबल इंडोर कुकिंग स्टोव है। जी हाँ, ये एक इंडोर कुकिंग स्टोव है और ये एक ऐसा स्टोव है जिसे आप किचन में फिक्स कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के लिए आपको इसे कहीं भी सन के पास प्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल किचन में ही रखा जा सकता है। इसमें एक केबल अटैच्ड होता है, उस केबल को आपको सोलर एनर्जी के पास रखना होगा, यानी सन के पास रखना होगा और वो सन उसे रिचार्ज करेगी। तो यहाँ पे एक केबल होगा जो कि कैरी करेगा सोलर एनर्जी। ये एक सोलर PV पैनल जो है वो अटैच्ड है इसमें और ये किचन बिल्कुल किचन में ही रखने का डिवाइस है। ये सोलर डिवाइस है जिस पे खाना बनाया जा सकता है। और याद रखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यही थर्मल एनर्जी जो होता है वो बैटरी में स्टोर होता है और उस बैटरी से इस सोलर डिवाइस को चलाया जा सकता है, इस गैस स्टोव को चलाया जा सकता है। इसका नाम है सूर्य नूतन, काफ़ी न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। एक्चुअली वीडियो थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा फास्ट होगा। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो है अभी हाल में एक डील साइन की है मेट्रोलॉजी से रिलेटेड। मेट्रोलॉजी यानी वेदर रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो ये जो डील है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन नेवी के साथ ये डील साइन किया गया है। इंडियन नेवी और नेशनल सेंटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग ने डील किया है ताकि वेदर के बारे में बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि इंडियन नेवी क्या है, नेवल स्पेस में होते, नेवल रीजन में होते हैं, तो ऐसे में उनको वेदर की जानकारी पूरी तरह से मिल जाए। इसी संदर्भ में वेदर फोरकास्टिंग सेंटर जो कि नेशनल बॉडी है इंडिया का वेदर फोरकास्टिंग के लिए, उसके साथ डील साइन की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेट न्यूज़। पहला एयरपोर्ट जिसने हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो कौन सा एयरपोर्ट है? तो वो है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। देखिए, मुंबई में है ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और ये एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि 2 एनर्जी से चलेगा। कौन सा? एक विंड एनर्जी और एक सोलर एनर्जी, इसलिए इसे हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। विंड और सोलर एनर्जी दोनों मिलकर इस एयरपोर्ट को चलाएगी। तो आगे देखते हैं, ऑप्शंस और भी है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट काफ़ी न्यूज़ में था अभी, क्योंकि यहाँ पे पहली बार संस्कृत में अनाउंसमेंट की जा रही है। ठीक है, ये कौन सा एयरपोर्ट है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी एयरपोर्ट है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ये एक पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे सोलर एनर्जी से चलाया जा रहा है। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केपे गौड़ा एयरपोर्ट जो है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट है और बेंगलुरु एयरपोर्ट क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट रैंकिंग में इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। किसे? केपे गौड़ा एयरपोर्ट को। फर्स्ट थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन चलाया गया है जिसका नाम है भारत गौरव। ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है? तो देखिए, भारत गौरव ट्रेन जो है वो इंडिया और नेपाल को जोड़ेगी। सफदरजंग स्टेशन जो कि दिल्ली का है, वहाँ से जनकपुर स्टेशन नेपाल तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। ये एक थीम बेस्ड ट्रेन है, यानी कि ये
टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। सफदरजंग से लेकर जनकपुरी स्टेशन ऑफ नेपाल चलाया जा रहा है। तो सफदरजंग से जनकपुर तक जाएगा ये ट्रेन, यानी इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करेगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 आ चुका है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टेट न्यूज़ है। केरला स्टेट इसमें टॉप प्लेस पे आई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। केरला की रैंकिंग 5th है एशिया में और 28th है वर्ल्ड में, यानी कि 5वां स्थान एशिया में और 20वां स्थान पूरे विश्व में पाया है केरला स्टार्टअप इकोसिस्टम। केरला गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप को और इसी संदर्भ में ये रैंकिंग निकाली गई जिसमें केरला का स्थान बहुत अच्छा आया है। ये रैंकिंग निकाली गई है जेन्यूम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा। इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जून 2022 के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच था 18 जून 2022 का। इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें और भी इम्पॉर्टेंट डेज अपॉइंटमेंट है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। और बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये कंप्लीट वीडियो अगर आप देखते हैं तो कोई भी आपका जून का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं छूटेगा, ये गारंटी लेती हूँ मैं। और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है किसी भी एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिख कर बताएं। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच सेलिब्रेट किया गया 18 जून 2022 को। ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने इस डे को लाया है, इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। इस डे का मोटिव क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, सिंबल बना हुआ है, हेट इज़ अ वायरस। जी हाँ, हेट स्पीच बहुत ख़राब होता है क्योंकि वो लड़ाई करवाता है। आप किसी से नफ़रत करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नफ़रत कर सकते हैं किसी से, लेकिन किसी को बुरा भला कहना गलत है। और इसी संदर्भ में बनाया गया है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। कब? 18 जून 2022 को। इस बार का थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रोल ऑफ एजुकेशन टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ हेट स्पीच, एडवांस इंक्लूजन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पीस। ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओलंपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और टोक्यो ओलंपिक 2020 काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा इंडिया के लिए। गोल्ड मेडल हमने जीता है इसमें जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के द्वारा। ओलंपिक के कुछ सिंबल्स हैं, जैसे इसमें 5 रिंग बने हुए हैं। ये जो पांचों रिंग है ना, वो पांचों कॉन्टिनेंट को डिफाइन करता है। ब्लू रिंग यानी यूरोप, ब्लैक यानी अफ्रीका, रेड यानी अमेरिका, येलो यानी एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया कंट्रीज़ को ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ बनाया गया 26 जून को। ये डे मायने रखता है क्योंकि ये डे बनाया गया है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि ड्रग हमारे लिए कितना हार्मफुल है। इस बार का थीम था एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जी हाँ, ड्रग से हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है। ग्लोबल MSME डे, ये काफ़ी मायने रखता है। ये मनाया गया है 27 जून को। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। इस बार का थीम क्या था और क्यों ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, ये डे बनाया गया है 2017 से और इसका एम तो था कि MSME को प्रमोट करना है। इसी संदर्भ में थीम इस बार का है रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में MSME को ग्रो करना है। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। और इस बार एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आया जिसमें सबसे ज़्यादा MSME रजिस्टर्ड जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। अभी हाल में नेशनल MSME अवार्ड दिया गया। किसे? जी हाँ, उड़ीसा को दिया गया है ये अवार्ड। पहला स्थान उड़ीसा को मिला है, सेकंड बिहार, थर्ड हरियाणा आता है MSME रैंकिंग। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया रैंकिंग है, तो ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा इसमें प्रथम स्थान आई है क्योंकि उड़ीसा ने प्रमोट किया है MSME अपने रीजन में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम लोगों ने बनाया है कब? 29 जून को।
क्योंकि इस दिन बर्थ हुआ था फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। कौन है? महलनोबिस। जी हाँ, महलनोबिस से याद आता है 5 ईयर प्लान। आप बताएं कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो महलनोबिस द्वारा बनाया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लानिंग ऑफ इंडिया के वीडियोस यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हैं। थीम इस बार का था डेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून और इस बार का थीम है डेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो इस साल हुए हैं, इस महीने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर बनते हैं एसएल थ्यूसेन। एसएसबी एक ऐसा बॉडी है जो कि 1963 में बनाया गया था, जिसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, और इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं एसएल थ्यूसेन। द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। तो पहली वीमेन प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की बनती हैं लीसा स्थैलकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं लीसा स्थैलकर, जो बनती है पहली वीमेन प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की। और रॉ के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रीअपॉइंट किए गए हैं समंत कुमार। रॉ के न्यू चीफ हैं समंत कुमार। एक्चुअली ये रीअपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ मनरेगा। तो मनरेगा के न्यू लोकपाल है NJ ओझा। नाम याद रखिएगा, NJ ओझा मनरेगा के न्यू लोकपाल। न्यू अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN इज रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को बनाया गया है इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में। रुचिरा घोष कौन है? तो देखिए 1987 में इन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्लियर करके IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया था। इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद अभी फ़िलहाल ये भूटान, जो कि छोटी सी कंट्री है हमारे बगल में, वहाँ की ये एम्बेसडर थी और अभी इन्हें इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। कहाँ? UN में। रुचिरा कंबोज। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर। ये काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ये न्यू CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं 2 साल के लिए नीति आयोग के। और ये किसे रिप्लेस किए हैं? तो इन्होंने अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है। अपॉइंटमेंट में आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं मोहम्मद हसन सलूद। ये किस कंट्री से हैं? तो ये है ईरान से। इनका नाम है मोहम्मद हसन सलूद। IWF बना था 1905 में। इसका हेडक्वार्टर है बुदापेस्ट, हंगरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के न्यू चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नितिन गुप्ता को। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? तो वो है दिनकर गुप्ता। तो ये है दिनकर गुप्ता और ये है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। आगे देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। काफ़ी कुछ है वीडियो में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिनिस्टर्स मिले हैं। WTO कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका पर्पस था फूड सिक्योरिटी। जी हाँ, फूड सिक्योरिटी इसका मेन एम था और ये हुआ है जिनेवा में। इसे को होस्ट किया है कजाकिस्तान ने, तो ध्यान रखें। और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पीयूष गोयल। ठीक है, इस मीट में वो गए थे पीयूष गोयल, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन हुआ। और याद रखें WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुआ। आसियान समिट 2022 काफ़ी मायने रखता है। इसे होस्ट किया है इंडिया ने और इंडिया ने होस्ट किया है आसियान समिट 2022 और S जयशंकर इस पूरे मीट के प्रेसिडेंट थे। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का ग्रुप है। G7 मीट कहाँ हुआ अभी हाल में? तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी के किस प्लेस पे हुआ? तो ये हुआ है इल्मेओ क्रोन में।
ध्यान रखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे गए हुए हैं। G7 के मेंबर तो नहीं है इंडिया, लेकिन हाँ अभी इनवाइटिंग गेस्ट में इंडिया गया है। G7 में कौन कौन सी कंट्री मेंबर है? तो एक है जापान, ध्यान रखें, और अमेरिका का, USA और कनाडा, ठीक है, तो ये 3 हो गए। और बचे 4, ये जो 4 है ये चारों यूरोपियन कंट्री के मेंबर है, जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK। G20 समिट 2023 डिक्लेयर हो चुका है, इसे होस्ट करने वाला है इंडिया, और ये समिट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। G20 समिट 2022 होने वाला है बाली, इंडोनेशिया में, दिसंबर मंथ में। ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 अभी हाल में कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लिस्बन, पोर्टुगल में। पोर्टुगल में हुआ है, लिस्बन पोर्टुगल में ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, और यहाँ पे ग्लोबल ओशन कॉन्फ्रेंस में ओशन को बचाने की बात की गई है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है। तो क्वेश्चन आपसे आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखें, ये रिलेटेड है ओशन से, लाइफ बिलो वाटर। ओशन काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ओशन जो है वो लार्जेस्ट कार्बन सिंक बॉडी है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक कहाँ होता है? ओशन में होता है, और इसीलिए ओशन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये जो मीट था उसे होस्ट किया गया है केन्या और पोर्टुगल गवर्नमेंट के द्वारा। इस बार का थीम क्या था? स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14। जी हाँ, ओशन को बचाना है, कैसे बचाना है? साइंस और इनोवेशन से बचाना है। ओशन काफ़ी मायने रखता है, और ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है। न्यू मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कौन है? तो वो है टोगो एंड गैबोन। ये दोनों ही कंट्री अफ्रीका का है। देखिए टोगो कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पे है टोगो, और गैबोन कहाँ पे है? तो देखिए गैबोन जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो टोगो और गैबोन बन गया है कॉमनवेल्थ नेशन का न्यू मेंबर, और टोटल मेंबर हो गए हैं 56। कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन है जो कि कभी ब्रिटिश के अधीन था, यानी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था, अंडर कंट्रोल था, और आज वो बन गया है कॉमनवेल्थ नेशन। तो इसके न्यू मेंबर आ गए हैं टोगो एंड गैबोन, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। स्पेस न्यूज़ देखते हैं। इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24। तो देखिए GSAT-24 लॉन्च हो गया है। कहाँ से हुआ है? तो इंडिया के बाहर हुआ है। ये हुआ है फ्रेंच गुयाना, जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट 24Q बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कैसा सैटेलाइट है? तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये एक्चुअली में डायरेक्ट टू होम DTH सर्विस जो कि टाटा का है उसे सपोर्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखें GSAT-24 फ्रेंच गुयाना जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की एक विंग है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने लॉन्च किया है। आर्टेमिस प्रोग्राम ऑफ नासा काफ़ी न्यूज़ में है। ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो ये प्रोग्राम रिलेटेड है मून से। जी हाँ, मून पे ह्यूमन को भेजना है, ये एम है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। पहली वीमेन भेजी जाएगी और पहला पर्सन भेजा जाएगा, पर्सन ऑफ द कलर। यानी पर्सन ऑफ द कलर एक टर्म है जो अमेरिका किसे बोलता है? अफ्रीकन को बोलता है, एशियन को बोलता है, या फिर जो साउथ अमेरिकन ब्लैक पीपल होते हैं उनको बोलता है पर्सन ऑफ द कलर। और यही एम है नासा का। नासा भेजने वाला है पहला वीमेन और पर्सन ऑफ द कलर, कहाँ? मून पे, और पूरी मून की जानकारी ली जाएगी। ये मिशन काफ़ी मायने रखता है, और इस मिशन का जो एम है वो है ह्यूमैनिटी रिटर्न टू द मून बाय 2025, यानी ये मिशन 2025 तक का है। रॉकेट देखते हैं। अभी हाल में एक रॉकेट काफ़ी न्यूज़ में था, वो है जूलियाना। ये रॉकेट किस कंट्री ने लॉन्च किया है? बताएं।
जी हाँ, ये लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। देखिए ये क्या है, जूलिजना रॉकेट जो है वो एक ऐसा रॉकेट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा को गैदर करेगा और फिर ये रॉकेट जो है वो काफ़ी मायने रखता है ईरान के स्पेस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस रॉकेट के थ्रू ईरान जो है वो अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे तक जाएगा। जूलिजना नाम का मतलब क्या होता है? तो इस नाम का मतलब होता है हॉर्स ऑफ इमाम हुसैन। इमाम हुसैन कौन थे? ग्रैंडसन थे प्रॉफिट मोहम्मद के। स्पोर्ट न्यूज़ देखते हैं। हु वोन द रणजी ट्रॉफी 2022? जी हाँ, रणजी ट्रॉफी आ चुका है और इसे जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसे हराकर? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है 6 विकेट से। ध्यान रखें, रणजी ट्रॉफी ओन बाय मध्य प्रदेश। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुआ और इसे जीता गया है किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत सारी अचीवमेंट की है इस साल, जैसे कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की क्या रैंकिंग रही फीफा रैंकिंग में? तो इंडिया ने प्लेस पाया है 104। पिछले साल से हमारा प्लेस इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल 106 था और इस साल है 104। इंडिया विमेन फुटबॉल टीम ने भी अच्छे प्रदर्शन दिखाए और 56 रैंक हासिल किए। पिछले साल हमारी रैंकिंग 59 थी, यानी 3 रैंक इम्प्रूवमेंट है। आगे बढ़ते हैं। AFC आसियान कप, ये क्या है? तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फुटबॉल कप है जिसे इंडिया ने जीता है और इंडिया ने हराया है अफगानिस्तान, कंबोडिया और हांगकांग को, और ये जीत हासिल करके ही इंडिया की रैंकिंग आगे पहुंची है 104 पे। विमेन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुआ था? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। इसमें इंडिया ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। इंडिया ने 4 गोल्ड जीता और 1 ब्रॉन्ज और टॉप रैंकिंग में स्थान पाया। इंडिया बिकम ऑक्युपाइड टॉप पोजीशन। जी हाँ, इंडिया क्या है? फर्स्ट रैंक होल्डर है। जापान और मंगोलिया उसके बाद आता है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। विमेन अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही मुस्कान, श्रुति, रीना और सविता की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और मानसी मदाना ने 69 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो याद रखें ये टूर्नामेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया। कहाँ? मैक्सिको में। मैक्सिको में कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया? तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है गुएनाजुएटो में। देखिए कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? गुएनाजुएटो ने। ठीक है, ये एक प्लेस है मैक्सिको में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये इस पूरे टूर्नामेंट में गुरु नायडू सेनापति पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 250 kg में। ठीक है, तो 250 kg में गोल्ड मेडल जीता है किसने? गुरु नायडू सेनापति ने जीता है। अवार्ड्स देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर 2022। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022 दिया गया है उड़ीसा के अर्बन ट्रांसपोर्ट मोबस को। मोबस ने जीता है ये अवार्ड। ये एक प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड है, तो काफ़ी मायने रखता है। क्या नाम है इसका? पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर 2022। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2022 में नाम आता है इंडिया के विजय अमृतराज का। इन्हें मिला है ये अवार्ड, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हॉल ऑफ फेम ऑनर इंडिया विजय अमृतराज विथ गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। तो जी हाँ, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसे? विजय अमृतराज को। इंटरनेशनल टेनिस फाउंडेशन कब बना था? तो ये बना था 1913 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। तो ध्यान रखें। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 दिया गया है खुशी पटेल को, जो कि एक बायोमेडिकल स्टूडेंट है, यूके में रहती है। ये अवार्ड दिया जाता है उन इंडियन को जो बाहर रहते हैं। तो इसमें मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का अवार्ड खुशी पटेल को, जो कि यूके की हैं।
रैंकिंग देखते हैं 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो जून मंथ में आए हैं, जैसे कि ग्लोबल लिवलिविटी इंडेक्स 2022 बहुत ही मायने रखता है। कौन सा शहर इसमें फर्स्ट आया है, तो वो है वियना, ऑस्ट्रिया। और अगर इंडिया की बात करें तो वो है दिल्ली ने 112 पोजीशन पाया है और मुंबई 117 पोजीशन पाया है। ये रिपोर्ट निकाला जाता है EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। पाकिस्तान सिटी कराची इसमें लास्ट प्लेस पे आया है। तो ध्यान रखें, ग्लोबल लिवलिविटी इंडेक्स काफ़ी मायने रखता है, टॉप है वियना, ऑस्ट्रिया। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 रिलीज़ किया गया कुर्सेरा के द्वारा और इसमें टॉप है स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की क्या रैंकिंग रही, तो इंडिया 68th रैंकिंग पे था। याद रखें, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 ये रिलीज़ किया गया है कुर्सेरा द्वारा। कुर्सेरा एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, जो रिलीज़ की है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। आगे देखते हैं, नीति आयोग ने गिग इकॉनमी रिपोर्ट लाया जिसमें बताया गया कि इंडिया में 77 लाख वर्कर जो हैं वो गिग इकॉनमी के अंतर्गत आते हैं 2020-21 में। इसमें बताया गया कि 2.6% नॉन एग्रीकल्चर वर्कर हैं और 1.5% वर्कफोर्स है। चलिए देखते हैं गिग इकॉनमी होता क्या है। ये एक ऐसा इकॉनमी है जहाँ पे एम्प्लॉय बिल्कुल फ्री होते हैं अपने काम में और वो जनरली फ्रीलांसर, टेम्प्रोरी वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के नाम से जाने जाते हैं। गिग इकॉनमी एक ऐसा इकॉनमी है जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन काफ़ी हेल्दी होता है। ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे गिग इकॉनमी की तरफ इंडिया मूव करने वाला है और यकीन नहीं मानिएगा 2.35 करोड़ वर्कर जो है 2029-30 तक गिग इकॉनमी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, ये पहली रिपोर्ट है जो कि पहली बार नीति आयोग ने रिलीज़ की है गिग इकॉनमी पे। AI एडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ की गई नेस्कॉम के द्वारा। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल बॉडी है और इसने रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट जिसका नाम है AI एडॉप्शन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट, अर्नेस्ट यंग एंड कैपजेमिनी के साथ मिलकर। इस रिपोर्ट में बहुत सारे डायमेंशन थे और इस रिपोर्ट का मेन एम ये था इंडिया में AI की मैच्योरिटी को डिफ़ाइन करना, यानी इंडिया AI टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुँचा है ये बताना। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज़ किया गया और यहाँ पे देखा गया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ग्रेडिंग परफॉर्मेंस में कैसी है, यानी एजुकेशन में कैसी है। तो सीकर, झुंझुनू और जयपुर राजस्थान के टॉप परफॉर्मर रहे इस इंडेक्स में। ये ग्रेडिंग सिस्टम को हाईलाइट करता है और ये रिपोर्ट देखता है एजुकेशन लेवल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। 17th रिन्यूएबल इन ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रिलीज़ किया गया। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया 3rd पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी में और हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ये साबित करता है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के बारे में आप जरूर कोट करें मेंस आंसर राइटिंग में। टॉप परफॉर्मर है चाइना और अमेरिका और 3rd है इंडिया। ये 17th रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है जिसे रेन 21 के नाम से जाना जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ चुकी है और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट IISc बेंगलुरु टॉप प्लेस पे आते हैं 186 रैंकिंग के साथ, तो ध्यान रखें। उसके अलावा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास की रैंकिंग पीछे है, 177 पे आता है IIT बॉम्बे, तो IIT में टॉप है IIT बॉम्बे। ये रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है। इसका नाम है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जिसमें टॉप प्लेस पे है IISc बेंगलुरु। एक्सरसाइजेज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 38th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और किस कंट्री के बीच में, बताएं। ये हुआ था इंडोनेशिया के साथ। इसका नाम है इंडिया इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। ये हुआ था स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। कहाँ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आप देख सकते हैं। जी हाँ, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है, मलेशिया, इंडिया यहाँ पे है और यहाँ पे है मलेशिया और सिंगापुर, इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
या इस मैप में आपको दिखेगा। आगे देखते हैं, इंडिया ने अभी हाल में एक एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया इजिप्ट में जाकर। वो कौन सा एक्सरसाइज है? तो ये एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज। ठीक है, इजिप्ट में जाकर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज किया, इसका नाम है टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम। ये एक्सरसाइज काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पे इंडियन एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए, Su-30 MKI, C-17 एयरक्राफ्ट, 57 इंडियन एयरफोर्स। क्यों किया गया ये एक्सरसाइज? ताकि डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, यानी दोनों ही देश में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हुआ। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।